एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस ग्रुप बी फर्स्ट पेपर 7th के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कबीरकांत से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय चल रहा था वो था अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून में हमने जो किया था वो था अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में तर्क हमने किया था। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है? वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है? वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ। और अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वेनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वेनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये विषय हमारा चल रहा था। इसमें हम विपक्ष के तर्क कर रहे थे। विपक्ष के हमने सारे तर्क कर लिए थे। विपक्ष में विद्वानों ने इसे कानून नहीं माना है, कानून की श्रेणी में नहीं रखा है। तो विपक्ष में जितने विद्वान थे उनके हमने कर लिए थे। लेकिन आज हम करेंगे यह विद्वान जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं मानते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं मानते हैं, इन विद्वानों के विचारों को विश्लेषण किया जाए। यदि ये जो विद्वान हैं जो इसे कानून नहीं मानते हैं, इनके विचारों को विश्लेषण किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून ना मानने के निम्नलिखित कारण बताए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून ना मानने के निम्नलिखित कारण बताए जा सकते हैं। कौन कौन से? पहले मैं पॉइंट्स में बता रहा हूँ आपको, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे पॉइंट्स में। पहला, बाध्यकारी शक्ति का अभाव। बाध्यकारी शक्ति का अभाव। दूसरा, कानून संप्रभु के आदेश होते हैं। कानून संप्रभु के आदेश होते हैं। कानून संप्रभु के आदेश होते हैं। तीसरा, व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव। व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालिका का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालिका का अभाव। और पांचवा है संहिता का अभाव। संहिता का अभाव। तो ये 5 पॉइंट हैं या 5 कारण हैं जो कि विद्वान कहते हैं कि इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं माना जा सकता। इन 5 कारणों के कारण। 5 कारण कौन कौन से हैं? पहला, बाध्यकारी शक्ति का अभाव, बाइंडिंग फोर्स और लॉ। बाध्यकारी शक्ति का अभाव, लैक ऑफ बाइंडिंग फोर्स और पावर। लैक ऑफ बाइंडिंग फोर्स और पावर, बाध्यकारी शक्ति का अभाव। कानून संप्रभु के आदेश होते हैं। कानून संप्रभु के आदेश होते हैं। लॉ आर द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम। लॉ आर द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम। तीसरा, व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव। व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन विच डिस्क्राइब द लॉ। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालिका का अभाव, लैक ऑफ इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव। और पांचवा, संहिता का अभाव। संहिता का अभाव। ये 5 पॉइंट थे। तो हम सबसे पहले करेंगे बाध्यकारी शक्ति का अभाव। बाध्यकारी शक्ति का अभाव। साधारण रूप में कानून का पालन करवाने के लिए बाध्यकारी शक्ति का होना आवश्यक है। यदि साधारण रूप में देखें तो कानून का पालन करवाने के लिए बाध्यकारी शक्ति का होना आवश्यक है। बाध्यकारी शक्ति मतलब बाइंडिंग फोर्स और पावर। बाइंडिंग फोर्स और पावर, बाध्यकारी शक्ति का होना आवश्यक है। राज्यों में, जितने भी राज्य हैं, राज्यों में संसद, पार्लियामेंट तथा व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, संसद तथा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों का पालन शक्ति द्वारा करवाया जाता है। जितने भी राज्य हैं उनमें कानूनों का पालन संसद या व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून, उनका पालन किसके द्वारा किया जाता है? शक्ति के द्वारा करवाया जाता है। पावर, फोर्स, शक्ति के द्वारा करवाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सदस्य
बल्कि जबकि अंतर्राष्ट्रीय सदस्य राज्यों की सद इच्छा पर निर्भर करता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सदस्य राज्यों की सद इच्छा पर निर्भर करता। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, ये किस पर निर्भर करता है? राज्यों की, सदस्य राज्यों की सद इच्छा पर निर्भर करता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून सदस्य राज्यों की सद इच्छा, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। जबकि ये कहा जाता है कि कानून का पालन कराने के लिए फोर्स या शक्ति का होना आवश्यक है। संसद या व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उसमें भी वो शक्ति का प्रयोग करते हैं, शक्ति के द्वारा ही इन कानूनों का पालन करवाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या? अंतर्राष्ट्रीय कानून तो सदस्य राज्यों की सद इच्छा पर निर्भर करता है, सद इच्छा पर रहता है। कानून बनाने वाली सत्ता हमेशा उच्चतम होती है। कानून जो बनाती है सत्ता वो सबसे ऊपर होती है, हमेशा उच्चतम होती है, सबसे ऊपर होती है। और भौतिक शक्ति, फिजिकल फोर्स और भौतिक शक्ति के सहारे वह दूसरे लोगों को भी कानून का पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है। शक्ति के सहारे वह दूसरे लोगों को भी कानून का पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है। जो सुप्रीम अथॉरिटी बैठी है, जो संप्रभु शक्ति बैठी है, वो कानून बनाने वाली सत्ता हमेशा उच्चतम होती है, हमेशा संप्रभु होती है। और भौतिक शक्ति, फिजिकल फोर्स के सहारे वह दूसरे लोगों को भी कानून का पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है, कानून का पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इन सब का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसमें इन सब का अभाव। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून सदस्य राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है, सदस्य राज्यों की सद इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए अभाव है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? यह तो नैतिक नियमों की एक संहिता मात्र है। ऑस्टिन ने कहा था अंतर्राष्ट्रीय कानून नैतिक नियमों की संहिता है। इसलिए पहला कारण क्या आया? बाध्यकारी शक्ति का अभाव। बाध्यकारी शक्ति है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून तो सदस्य राज्यों की सद इच्छा पर निर्भर करता है, उसमें बाध्यकारी शक्ति तो है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून नैतिक नियमों की एक संहिता है, इसलिए बाध्यकारी शक्ति का अभाव है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कानून संप्रभु के आदेश होते हैं। कानून क्या होता है? कानून संप्रभु के आदेश होते हैं। कानूनों का निर्माण निश्चित व्यक्ति अथवा निश्चित संप्रभु निकाय द्वारा किया जाता है। कानूनों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ तो कोई निश्चित व्यक्ति करेगा या कोई निश्चित निकाय, निश्चित संप्रभु निकाय, यहाँ तो निश्चित व्यक्ति या निश्चित संप्रभु निकाय के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जिसने निर्माण किया करने वाली संप्रभु संस्थाओं और व्यक्तियों का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली संप्रभु संस्थाओं और व्यक्तियों का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण ना तो संप्रभु संस्थाओं ने किया, ना व्यक्तियों ने किया। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल एक कल्पना मात्र है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? केवल एक कल्पना मात्र है, कल्पना है, कल्पना मात्र है। तो कानून संप्रभु के आदेश होते हैं। कानून जो भी होते हैं वो संप्रभु, सुप्रीम अथॉरिटी, संप्रभु के आदेश होते हैं। परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून में संप्रभु संस्थाओं या व्यक्तियों का अभाव पाया जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल एक कल्पना मात्र है। तीसरा पॉइंट आता है व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव। ऐसी संस्था जो व्याख्या करे, जो डिस्क्राइब करे, व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव। कानूनों को व्याख्या करने वाली संस्थाओं के द्वारा विवादों का निर्णय एवं कानून का महत्व स्पष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? कानूनों की व्याख्या करने वाली, कानूनों की जो व्याख्या करती है, करने वाली संस्थाओं के द्वारा
कानूनों की व्याख्या जो संस्थाएं करती है उनके द्वारा विवादों का निर्णय, जो विवाद होते हैं उनका निर्णय एवं कानूनों का महत्व स्पष्ट किया जाता है। विवादों का निर्णय भी किया जाता है और कानूनों का महत्व भी स्पष्ट किया जाता है। राज्यों में यह कार्य न्यायालय करते हैं। सभी राज्यों में ये कार्य किसके द्वारा होते हैं? न्यायालयों के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा। किंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है इसकी व्याख्या करने के लिए कोई भी उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, कोई भी उपयुक्त व्यवस्था नहीं। और इस प्रकार इनके उल्लंघन का निर्णय सही प्रकार नहीं हो पाता है। और इस प्रकार यदि कोई इनका उल्लंघन करता है तो उस पर निर्णय सही प्रकार से नहीं हो पाता है कि किसने उल्लंघन किया। इसलिए इनके उल्लंघन का निर्णय सही प्रकार नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण दिया है यहाँ, उदाहरण के लिए वियतनाम संघर्ष, वियतनाम संघर्ष कॉमा लगाते हैं ना, भारत पाक युद्ध, ईरान इराक युद्ध, अफगान संकट, खाड़ी युद्ध इत्यादि 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 में अंतर्राष्ट्रीय कानून का कई बार उल्लंघन हुआ है। इन उदाहरणों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का कई बार उल्लंघन हुआ है। कैसे? किंतु इसका निर्णय नहीं हो सका कि कानून की अवहेलना किस पक्ष ने की है। निर्णय नहीं हो सका कि कानून की अवहेलना किस पक्ष ने की है। जितने भी उदाहरण दिए उसमें ये निर्णय नहीं हो सका कि कानून की अवहेलना किस पक्ष ने कर दी, किस पक्ष ने की है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्तियाँ भी पर्याप्त रूप में सीमित है। इस मामले में, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसकी शक्तियाँ भी क्या हैं? उसकी शक्तियाँ भी पर्याप्त रूप में सीमित हैं, उसकी शक्तियाँ भी सीमित हैं, उसके भी लिमिटेड पावर्स हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव पाया जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून जो इसमें व्याख्या करने वाली जो संस्था है उसका अभाव पाया जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय कानून में व्याख्या करने वाली जो संस्था है उसका अभाव पाया जाता है। व्याख्या कौन करता है? व्याख्या कौन करता है? न्यायालय, कोर्ट्स। विवादों का निर्णय एवं कानूनों का महत्व कौन स्पष्ट करता है? न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का है उसकी स्थिति क्या है? उसकी पर्याप्त रूप में सीमित हैं उसकी शक्तियाँ, उसकी जो शक्तियाँ वो सीमित शक्तियाँ हैं, तो वो व्याख्या नहीं कर पाती है। उदाहरण दिए हमने, उदाहरण में हमने देखा वियतनाम संघर्ष, भारत पाक युद्ध, ईरान इराक युद्ध, अफगान संकट, खाड़ी संकट इत्यादि में अंतर्राष्ट्रीय कानून का कई बार उल्लंघन हुआ, कई बार उल्लंघन, क्योंकि इस निर्णय पे ही नहीं पहुंचा गया, इस निर्णय पे ही नहीं पहुंचा गया कि किस पक्ष ने अवहेलना की है अंतर्राष्ट्रीय कानून की, कौन सा पक्ष है जिसके द्वारा अवहेलना हुई है। इस निर्णय को निर्णय पर पहुंचा ही नहीं गया। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का, उसकी शक्तियाँ भी सीमित हैं, पर्याप्त सीमित शक्तियाँ उसके पास। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव पाया जाता है। जो संस्था व्याख्या करती है उसका अभाव पाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कानून में। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालिका का अभाव, और पांचवा पॉइंट आता संहिता का अभाव। ये दोनों पॉइंट, ये दोनों बिंदु हम अगली कक्षा में करेंगे।